जय हिंद दोस्तों, मैं लोकेश सर स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूं। इस चैप्टर का नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। यह जो चैप्टर है W.H. ऑडेन साहब के द्वारा लिखा गया है। यह पोएट्री का तीसरा नंबर चैप्टर है। इसको मैंने दो भागों में बनाया है। ये पहला भाग है, अगला भाग आगे होगा। मतलब इसमें टोटल 28 क्वेश्चंस हैं। मैंने 14 क्वेश्चंस को बनाया है। यह देखिए पीपीटी है, क्योंकि बनाने में टाइम लगता है इसलिए इसको हम थोड़ा सा कम क्वेश्चन रखे हैं, तो थोड़ी देर में यह बन जाएगा। इसका एक फायदा क्या है कि यह दो भाषाओं में लिखा गया है, पहले इंग्लिश उसके बाद हिंदी लिखा गया है। तो जो कमजोर विद्यार्थी होते हैं उनके लिए बहुत लाभदायक होता है। हालांकि लाभदायक तो दोनों विद्यार्थियों के लिए है। जहां भी प्रॉब्लम होगा, तेज विद्यार्थियों को भी अगर प्रॉब्लम्स होते हैं तो वो हिंदी से समझ जाएंगे। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया होगा, उस पर क्या करेंगे से आप व्हाट्सएप करेंगे और आपको नोट्स दोनों भाषाओं में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कहता है कि नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट हैज बीन रिटन बाय डैश। कहता है कि नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट किसके द्वारा लिखा गया है? तो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट W.H. ऑडेन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि W.H. ऑडेन वाज बोर्न इन डैश। W.H. ऑडेन का जन्म कब हुआ था? तो W.H. ऑडेन का जन्म जो हुआ था 1907 ईस्वी में हुआ था। आगे कह रहे हैं कि W.H. ऑडेन डायड इन डैश। W.H. ऑडेन की मृत्यु कब हुई थी? तो उनकी जो मृत्यु हुई थी 1974 में हुआ था। उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1974 में। जन्म कब हुआ था? 1907 में। और जो W.H. ऑडेन है उन्होंने क्या लिखा था? नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। ऐसे ही पूछ सकता है कि नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट किसके द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ पे W.H. ऑडेन के द्वारा लिखा गया है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि W.H. ऑडेन ने क्या लिखा है, और उसमें चार ऑप्शन रहेगा। जैसे वहां पर रहेगा स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, द सोल्जर, या नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, ये रहेगा। तो उसमें से एक क्या होगा? नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट हो जाएगा। तीन क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। चौथा में कह रहा है कि W.H. ऑडेन वाज बोर्न इन डैश। तो W.H. ऑडेन का जन्म कहाँ हुआ था? मतलब देखिए, एक तो ईस्वी पूछा जा सकता है, एक जगह पूछा जा सकता है। तो ईस्वी होगा तो क्या लिखिएगा? 1907। और जगह पूछा जाए तो क्या लिखिएगा? इंग्लैंड। देखिए इनके बारे में बता देते हैं। 1939 ईस्वी में, 1939 में ये परमानेंटली इंग्लैंड छोड़कर कहां बस गए थे? USA, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, या अमेरिका कह सकते हैं। तो जरा सोचिए कि जब शुरू में जब इनका जन्म हुआ था तो ये इंग्लैंड में रहे, और 1939 ईस्वी में ये इंग्लैंड छोड़कर USA में बस गए। तो पहले का जो इनका कविता का जो फेज था वह इंग्लिश फेज था, यानी इंग्लैंड वाला फेज था, यानी ब्रिटिश फेज कह सकते हैं। और दूसरा वाला, क्योंकि वो USA में परमानेंटली बस गए, तो वो अमेरिकन फेज कहलाएगा। ठीक है, आगे चलिए। आगे क्वेश्चन होगा इसमें, कह रहा है कि W.H. ऑडेन लेफ्ट इंग्लैंड इन डैश। तभी बताए हैं कि W.H. ऑडेन जो है 1939 ईस्वी में इंग्लैंड को छोड़ दिए थे। अगला क्वेश्चन है कि W.H. ऑडेन सेटल्ड इन डैश परमानेंटली। ये परमानेंटली कहाँ सेटल हो गए? तो परमानेंटली कहाँ? चाइना में हो गए, रसिया में हो गए, यूनाइटेड स्टेट्स में हो गए, या यूनाइटेड किंगडम में हो गए। देखिए यूनाइटेड स्टेट्स के जगह अमेरिका लिखा जा सकता है, या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिखा जा सकता है। तो ये जो सेटल हुए थे परमानेंटली वो कहाँ हुए थे? यूनाइटेड स्टेट्स में हुए थे, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। साथ में कह रहा है कि W.H. ऑडेन वन डैश प्राइज इन 1948। देखिए दो क्वेश्चन हो सकते हैं इससे दो क्वेश्चन क्या होगा? एक क्वेश्चन ये होगा कि इनको 1948 में, 1948 कहाँ चला गया? ऑडेन इंग्लैंड, हाँ ये वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन है कि W.H. ऑडेन वन डैश प्राइज इन 1948। तो सबसे पहले बता दें इसका आंसर होगा पुलित्जर प्राइज। ये 1948 ईस्वी में पुलित्जर प्राइज जीते थे। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि यहाँ पे पुलित्जर प्राइज रहेगा और कहेगा कि उन्होंने कब जीता था। तो 1948 ईस्वी में इनको पुलित्जर प्राइज मिला था, यानी उन्होंने पुलित्जर प्राइज जीता कब था? 1948 ईस्वी में। तो दो क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन कि उन्होंने कब जीता था और उन्होंने क्या जीता था।
तो क्या के रूप में क्या हो जाएगा, पुलित्जर प्राइज हो जाएगा। कब के रूप में क्या हो जाएगा, 1948 यानी 1948 हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डब्ल्यू.एच. ऑर्डन वन पुलित्जर प्राइज इन 1948 फॉर हिज कलेक्शन डैश। अब बात है कि इनको किस कलेक्शन के लिए इनको पुलित्जर प्राइज मिला था। तो इन्होंने एक कलेक्शन लिखा था, द एज ऑफ एंग्जाइटी। कलेक्शन क्या होता है, देखिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कोई भी जो राइटर होता है वो एक ही कविता नहीं लिखता है, वो अपने जीवन में 100, 150, 200, 400, 500 ऐसे कविताओं को लिखते हैं। तो वो सारी कविताओं को एक किसी न किसी किताब में तो रखा जाता होगा, इसीलिए जिस किताब में रखा जाता है उसी को हम लोग उनका कलेक्शन कहते हैं, यानी उनके सारे कविताओं का संग्रह एक किताब में है। तो उस किताब का भी तो कुछ नाम होगा, तो उस किताब का नाम था द एज ऑफ एंग्जाइटी। इसमें 3 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन हो गया कि डब्ल्यू.एच. ऑर्डन ने क्या जीता, जो पुलित्जर प्राइज जीता। कब जीता, तो 1948 में जीता। किसके लिए जीता, तो एज ऑफ एंग्जाइटी के लिए। अब एक और क्वेश्चन हो सकता है कि एज ऑफ एंग्जाइटी ये तो कवि थे, तो जाहिर सी बात है पुलित्जर प्राइज किस लिए मिला होगा, तो इनको पुलित्जर प्राइज लिटरेचर के लिए मिला होगा। किसके लिए मिला होगा, लिटरेचर के लिए मिला होगा, है ना। क्योंकि जब कवि होगा तो उसको गाने के लिए तो मिलेगा नहीं, उसको क्रिकेट खेलने के लिए तो मिलेगा नहीं, तो जाहिर सी बात है उनको जब भी कवि को या लेखक को पुलित्जर प्राइज मिलेगा तो उसको लिटरेचर के लिए यानी साहित्य के लिए पुलित्जर प्राइज मिला था। अगला है कि ऑर्डन्स अर्ली पोएम एग्जाबिट हिज इंटरेस्ट इन डैश अफेयर्स एंड आइडियाज। कहता है कि ऑर्डन का प्रारंभिक कविताएं उनकी किस विषय में रुचि दिखाती है। देखिए वे जो लिखते थे, मैं बता दूं कि वे 2 फेजेज में, एक तो अमेरिकन फेजेज में और एक ब्रिटिश फेजेज में, यानी उसको ब्रिटिश को हम इंग्लिश फेज कह सकते हैं। उसमें पहला जो उनका होता था वो पॉलिटिकल होता था, मतलब जो पहला फेज जो लिखते थे उनका पॉलिटिकल था। बाद में उन्होंने पर्सनल लिखना शुरू कर दिया। क्या लिखना शुरू कर दिया, पर्सनल। ये क्वेश्चन भी होगा। तो पहला क्या था, पॉलिटिकल अफेयर्स में इनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हुआ करता था, बाद में इनका पर्सनल टोन वाली कविताओं को लिखना शुरू कर दिया। क्वेश्चन है कि ऑर्डन्स लैटर पोएम्स आर ओवरटली क्रिश्चियन एंड मोर डैश इन टोन, तो मोर पर्सनल इन टोन। यहाँ पे लिखा गया, ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा बदल दिया गया है कि पहला इंटरेस्ट उनका किसमें था, पॉलिटिक्स में, यानी पॉलिटिकल वो लिखते थे, और दूसरा इंटरेस्ट क्या था उनका, पर्सनल टोन में लिखते थे, है ना। दूसरे देश में जाके बसिएगा, फालतू फालतू लिखिएगा, पॉलिटिकल बात कीजिएगा, राजनीति कीजिएगा तो मार नहीं खाइएगा। इस डर से हमको लगता है कि इस डर से उन्होंने पॉलिटिकल चीजों को छोड़कर पर्सनल लिखना शुरू कर दिया। अब पता नहीं बात क्या रहा होगा, मैं ऐसे हंसी के लिए बोल रहा हूँ। अगला करेक्ट, एज ए डैश। कहता है कि एज अ डैश ऑर्डन एक्सप्लोर हिज वैरायटी ऑफ स्टेंजास फॉर्म्स एंड मीटर्स। एक डैश के रूप में ऑर्डन ने विभिन्न छंद और मात्राओं का अन्वेषण किया था। देखिए छंद जो होता है वो कविता में इस्तेमाल होता है, तो इसमें ऑप्शन होगा पॉलिटिशियंस, सेंट होना चाहिए था इसमें, टेक्नीशियन और टीचर। तो किताब में लिखा गया है एज ए टेक्नीशियन। देखिए टेक्नीशियन का मतलब एक होता है जो यंत्र को चलाता है, जैसे मान लीजिए कि रेडियो चैनल, टीवी चैनल जो होता है वो उसको भी टेक्नीशियन चलाते हैं, या बहुत सारी चीजों में टेक्नीशियन का इस्तेमाल होता है। तो एक टेक्नीशियन की तरह मतलब इन्होंने कविता में अलग छंद का प्रयोग किया, चालबाज लोगों के रूप में इन्होंने क्या किया, मतलब कविता का इस्तेमाल किया। एज ए टेक्नीशियन मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, मतलब कविता का एक टेक्नीशियन कह सकते हैं। उसको हिंदी में मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, तकनीक की जो जानकारी रखता है उसको टेक्नीशियन कहते हैं। तो कविता की तकनीकी की जानकारी इनके पास थी, इसीलिए उनको एज ए टेक्नीशियन कहा जाता है। डब्ल्यू.एच. ऑर्डन्स वर्क्स आर डिवाइडेड इनटू डैश फेजेस। मैंने कहा था कि डब्ल्यू.एच. ऑर्डन के जो वर्क्स हैं, रचनाएं हैं, 2 फेज में डिवाइडेड है, क्योंकि ये इंग्लैंड में जन्मे, इंग्लैंड में रहे, तो इन्हें इंग्लैंड वाले फेज को लिखा, यानी ब्रिटिश फेज या इंग्लिश फेज कह सकते हैं। जब जाकर 1939 में कहा बस गए, अमेरिका में बस गए, तो वो अमेरिकन फेज में लिखना शुरू कर दिया। तो कितने फेज हो गए, इसमें 2 फेज हो जाएंगे, ठीक है। अगला कह रहा है कि डब्ल्यू.एच. ऑर्डन्स वर्क्स आर डिवाइडेड इनटू डैश फेज। तो वहां तो नंबर था 1 2 3 4, तो वहां पर 2 लिख दिए, लेकिन इनमें कौन कौन से थे। पहला कह रहा है कि ब्रिटिश एंड इंडियन, तो इंडियन तो था नहीं उसमें, तो गलत हो जाएगा। अमेरिकन एंड ब्रिटिश, तो ऑप्शन तो यही सही होगा, क्योंकि ब्रिटिश
टोन या इसको इंग्लिश टोन भी कह सकते हैं, इंग्लिश टोन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो या ब्रिटिश पहले हो सकता है या अमेरिकन पहले हो सकता है या बाद में हो सकता है, दोनों ही रहेगा। इंडियन तो होगा नहीं, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। तो वे अमेरिकन टोन में और ब्रिटिश टोन में कविताओं को लिखा करते थे। दो फेजेज में, दो टोन में कविताओं को लिखते थे। 14 कह रहा है, 14 में कह रहा है कि द प्रेम्स आर डैश ऑन। पहले तो हम लोग राइटर के बारे में पढ़ रहे थे, राइटर के बारे में, अब कविता में चले आए। कविता में कहते थे प्रैम्स आर रोलिंग ऑन। देखिए, प्रैम्स मीन्स होता है बच्चों की गाड़ियां, है ना। उसमें कवि कहता है कि बच्चों की गाड़ियां जो हैं वो क्या कर रही हैं, तो सब मर रहे हैं, बच्चे बुजुर्ग सभी मर रहे हैं। तो उनकी जो गाड़ियां हैं क्या है, खड़ी हैं या रोलिंग है या लाइंग है या रनिंग है। तो उसमें आंसर हो जाएगा रोलिंग, क्योंकि किताब में लिखा गया है कि बच्चों की गाड़ियां जो हैं अब क्या कर रही हैं, रोलिंग ऑन कर रही है, मतलब दौड़ रही है ना। अब जो अगला पार्ट होगा वो पूरे के पूरे पोएम्स पे होगा। इसके पहले तो हम लोग पोएट के बारे में बताए थे, अब अगला पार्ट जो होगा पूरे के पूरे पोएम्स पे होगा। आप इस वीडियो को स्टूडेंट्स ग्रुप में भेजें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि हम भी मोटिवेट हों और आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बना सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।